60,150 के ऊपर टिकने में कामयाब है निफ्टी 15 अंकों की मजबूती के साथ। 45 अंक ऊपर है सेंसेक्स और मिड कैप इंडेक्स में 1.5% की मजबूती और बैंक निफ्टी भी लगभग 60 अंकों की मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज उज्जैन मुखर्जी साहब हैं। मैं उनसे अगला सवाल लूं उससे पहले अब कमोडिटी मार्केट की शुरुआत होने वाली है। एक बार मैं आपको शुरुआती कारोबार बता दूं कि कमोडिटी मार्केट किस तरह से खुले। कच्चा तेल मामूली नुकसान के साथ खुला है, यहाँ पर 3,434 के लेवल पर है और नेचुरल गैस में भी थोड़ी सी कमजोरी है, 0.5% की 246 का लेवल यहाँ पर है। चांदी एमसीएक्स पर आप देखिए फ्लैट, कोई खास ऊर्जा नहीं, 2300 रुपए के नुकसान के साथ खुली है। लेकिन सोना 53 रुपए ऊपर खुलता हुआ 27,880। बेस मेटल्स में देख लिए कॉपर में फिलहाल कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से अब थोड़ी सी देर में सही प्राइसेस आने लगेंगे, फिलहाल बदलाव नहीं। लेकिन हाँ, एमसीएक्स पर लेड ये 0.5% खुला है 158 के लेवल के आसपास और निकल में एकदम शांत शुरुआत हुई, कोई खास बदलाव है नहीं। तो ये है ओपनिंग इस वक्त कमोडिटी मार्केट की। लेकिन उदयन सर हमारे साथ हैं। सर, पटेल साहब की दूसरी पॉलिसी है आज, कितना रेट कट बाजार डिस्काउंट करके चल रहा है, पचाकर चल रहा है और क्या कुछ आज पॉलिसी में हो सकता है, उसके बाद बाजार का आगे डायरेक्शन पॉलिसी के बाद क्या रहने वाला है सर? देखिए, डीमोनेटाइजेशन के दिन से बॉन्ड डील्स, जो 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड डील है, वो 50 बेसिस पॉइंट से ज्यादा घट चुका है। तो बॉन्ड मार्केट ने तो 50 बेसिस पॉइंट डिस्काउंट करके रखा है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आज 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट आए स्टॉक मार्केट में एक उछाल नहीं आएगा, लेकिन वो उछाल बहुत ज्यादा नहीं आएगा। मेरे ख्याल से उस उछाल का एक्सटेंट और टॉप साइड 8300 है, उससे ऊपर 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट भी ऊपर नहीं लेके जाएगा मार्केट। अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ आ जाता है तो हम देखेंगे कि मार्केट का ऊपर कितना है। और मैं आज बैंक निफ्टी को बहुत अच्छी तरह से देख रहा हूं, क्योंकि रेट कट छोड़ के भी बहुत चीज हो सकता है आज मार्केट में। वो जो सीआरआर का लिमिट हाइक हुआ था वो काफी नीचे आ सकता है। अगर वो आता है तो आप बैंक स्टॉक्स में थोड़ा सा उछाल देखेंगे और बैंक निफ्टी अगर मजबूत होता है तो ये मार्केट को काफी सपोर्ट देता है। तो बैंक निफ्टी आज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिर्फ रेट कट के लिए नहीं, रेट कट के आसपास जो अनाउंसमेंट्स आएंगे उसको भी करीब से देखना पड़ेगा आज। लेकिन ये एक सेंटिमेंटल रिएक्शन की बात कर रहे हैं और थोड़ा सा टेक्निकल एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं हम। लॉन्गर टर्म हमें ये क्वेश्चन करना पड़ेगा आज कि 50 बेसिस पॉइंट का भी रेट आ जाता है तो, रेट कट आ जाता है तो क्या फर्क पड़ेगा एक इन्वेस्टमेंट्स पे और दूसरा कंजम्पशन पे, क्योंकि यही ड्राइव करता है मार्केट को ऊपर की तरफ। अगर आप मानते हो कि यह इधर तो इन्वेस्टमेंट को या कंजम्पशन को बहुत एक ऊपर की तरफ धक्का देगा, मुझे लगता नहीं है कि 50 बेसिस पॉइंट का एक रेट कट भी करंट माहौल में, जहां पे इतना एक्सेस कैपेसिटी पड़ा हुआ है कंपनीज के पास, कोई इन्वेस्टमेंट रिकवरी को ट्रिगर कर सकता है। ये आप किसी से भी पूछ लीजिए, ये इंटरेस्ट रेट की सवाल ही नहीं है, ये एक्सेस सप्लाई की सवाल है। और डीमोनेटाइजेशन के चलते हुए डिमांड जितना कम हुआ है, मुझे लगता नहीं है अभी कंपनीज बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। रही कंजम्पशन की बात, आप खुद ही पूछ लीजिए, जो आदमी आज डीमोनेटाइजेशन के चक्कर में अपना कंजम्पशन डिफर कर रहा है कि आज मुझे टू व्हीलर नहीं खरीदना है, आज मुझे वॉशिंग मशीन नहीं खरीद रहा है, क्या अगर कोई कंपनी उसको फोन करके बोले कि सर 25 बेसिस पॉइंट रेट कट हो गया या 50 बेसिस पॉइंट आपका ईएमआई कम हो जाएगा कुछ फ्यू हंड्रेड रुपीस, वो भाग के आके वो डिसीजन ले लेगा खरीदने का। मुझे लगता है ये एक साइकोलॉजिकल, एक थोड़ा सा केज में चला गया है अभी कंज्यूमर, और उसको बाहर आने के लिए सिचुएशन को स्टेबलाइज करना पड़ेगा, जिसको 3-4 महीने और लगता है। रेट कट से वो कंजम्पशन साइकिल फिर से किक ऑफ नहीं होगा। तो अगर कंजम्पशन भी नहीं इमीडिएटली रिकवर हो रहा है और इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रहा है, तो इतना एक्साइटमेंट की क्या बात है अगर 50 बेसिस पॉइंट भी रेट कट हो जाए। मॉनेटरी पॉलिसी अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, और अगर आज 25 बेसिस पॉइंट आता है तो एक सेल ऑफ की आशंका है, क्योंकि वो तो कब का प्राइस इन हो चुका है मार्केट में। सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट में तो मेरे ख्याल से निफ्टी और बैंक निफ्टी आज नीचे आता है। ठीक बात है, तो सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट हुआ तब तो प्रॉफिट बुकिंग आना तय है। सर, फिर एक चीज बताया था मुझे कि मैं ये सोचा था कि 13 लाख करोड़ रुपए तो आ गए हैं सिस्टम में और अभी तो 23 दिन बाकी हैं, काफी समय है और पैसा आ गया, तो क्या फिर ये समझना चाहिए कि इस लिहाज से क्या ये ब्लैक मनी स्कीम फेल है? देखिए, ऑलरेडी लग रहा है मुझे ब्लैक मनी स्कीम फेल है। अभी आप इसको दूसरा स्पिन दे सकते हो कि वो पैसा जो आ गया तो आ गया, लेकिन ये ड्राइव था इकोनॉमी को कैशलेस बनाने के लिए। वो स्पिन है, वो तो हमें भी पता है, मीडिया में है, लोग बहुत तरीके से एक बात को कहते हैं
लेकिन मुझे लगता है कि अगर 14-15 लाख करोड़ वापस आ जाता है सिस्टम में, तो वो जो हमारा उम्मीद था कि 4-5 लाख करोड़ वापस नहीं आएगा, गवर्नमेंट किसी तरह से उसको एक्सेस करेगा, उसको इकोनॉमी पे लगा देगा और उसमें आएगा इकोनॉमी में बहुत ज्यादा उछाल, अगर वो भी नहीं हो रहा है तो इतना लोगों को इनकन्वीनियंस देके क्या अचीवमेंट हुआ? पहले तो लोग बोल रहे थे ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्कीम है, अभी लग रहा है रिस्क तो बहुत हाई है, रिवॉर्ड क्या हाई था कि रिवॉर्ड बहुत लो था? मुझे तो लग रहा है अभी 1 महीने का एग्जाम्पल देखने के बाद ये हाई रिस्क लो रिवॉर्ड स्कीम लोग ना बोले। देखिए एक चीज तो है, खुलेआम इसका क्रिटिसाइज करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि आप जानते ही हो इसका कारण क्या है, लेकिन आप प्राइवेटली लोगों को पूछोगे, कंपनीज को, इंडिविजुअल्स को, बैंकर्स को, इकोनॉमिस्ट को, वो बताएंगे ये इंटेंशन तो अच्छा था, लेकिन इसका जो एग्जीक्यूशन हुआ है और इसका जो एंड रिजल्ट होगा वो मेरे ख्याल से इतना बड़ा एक झटका का बिल्कुल ही कॉमेंसुरेट नहीं है। तो आपके भाषा में मेरे कहूंगा कि ये स्कीम को फेलियर ही माना जाएगा 2-3 हफ्ते के बाद। 2-3 साल के बाद क्या इकोनॉमी कैशलेस बन सकता है थोड़ा और, वो शायद होगा। 2-3 साल में कितना कुछ हो जाएगा जिंदगी में वो तो हम देखेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से करंट स्कीम मुझे तो लगता नहीं बहुत कुछ रिवॉर्ड जो हम सोच रहे थे वो लेके आएगा। बिल्कुल, ये एक इंटरेस्टिंग बात कही आपने। लेकिन उदिन सर, एक चीज जो मैं देख रहा हूँ, ये नोटबंदी होने के बाद से, ये ब्लैक मनी स्कीम के बाद से, अब कोइंसिडेंस हो सकता है, सरकारी कंपनियां अच्छा प्रदर्शन कर रही है, कोई भी सेक्टर की हो। जनरली सारे सरकारी स्टॉक्स एक्शन में आ रहे हैं, तेजी हो रही है। अब क्या लोग उसे क्या समझ कर ले रहे हैं, क्या डिविडेंड यील्ड की वजह से उन्हें अच्छा लगता है या कोई और वजह? आपको क्या लगता है सर, क्या ये कंपनियां सेफ है, खरीदना चाहिए कमजोर बाजार में, ये ठीक है इन्वेस्टमेंट छिपने की जगह जिसे कहते हैं हम जनरली, वैसा मानना चाहिए? देखिए, मैं सिर्फ ओनरशिप पे तो नहीं जा सकता, क्योंकि ये वैसी बात हो गया ना, कोई भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी खरीद लीजिए, आजकल प्राइवेट सेक्टर स्टॉक्स में तेजी है। लेकिन सेक्टर क्या है, कंपनी क्या है? अब HPCL और इंजीनियर्स इंडिया में बहुत फर्क है, MMTC और ONGC में बहुत फर्क है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इसके ओनरशिप गवर्नमेंट है तो इसको खरीद लिया जाए? ये तो वही बात हुआ ना, जब जो 3 महीने पहले मार्केट में चल रहा था कि जिसका आगे NBFC लिखा था उसको तो खरीदना है और उसको ऊपर जाना है, और आपने देखा उसका अंत कैसे हुआ है डिमोनेटाइजेशन के बाद। तो फैट बेस्ड इन्वेस्टिंग का मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूं। अभी मैं सुन रहा था CNBC पे रमेश दमानी बोल रहा था कि उनको उम्मीद है कि एक प्राइवेटाइजेशन की ओर बहुत बड़ा फोर्स मूव कर रहा है, न्यू दिल्ली से उनका खबर है। तो शायद मार्केट का ये एक्सपेक्टेशन है कि बजट में प्राइवेटाइजेशन फिर से एक टेबल पे आ जाए, और उसके चलते हुए थोड़ा सा खरीदारी हो रहा है स्टॉक मार्केट में PSU कंपनीज के। ये हो सकता है, आपने जैसे जिक्र किया डिविडेंड का, वो हो सकता है। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को थोड़ा पैसा चाहिए बजट में, ये जो डीमोनेटाइजेशन का कंप्रेशन आया है इसको थोड़ा लूजन करने के लिए, और इसके चलते हुए पोजीशनिंग हो सकता है बजट से पहले पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स में। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि ब्लैंकेट आप कोई भी PSU खरीद लो, बजट तक चल सकता है ये थीम, उसके बाद हम फिर से इसको रिविजिट करेंगे। गिने चुने पब्लिक सेक्टर कंपनीज में कोई ऊपर बुल रैली होने के लिए जेन्युइन रीजंस है, वो इसको इंडिविजुअली आप देखें, कुछ पावर कंपनीज, कुछ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ये सारे कंपनीज में मेरे ख्याल से ऑप्टिमिस्टिक होने का काफी कारण है, पर ब्लैंकेट खरीदने का तो मेरा मन नहीं है। बिल्कुल, तो ये इंटरेस्टिंग बात है। तो सरकारी कंपनियों में एक एक कंपनी को देखकर डिसाइड करें कि पैसा लगाना है या नहीं। उदयन सर, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे लिए अपने खास दिन आपने वक्त निकाला। एक बार फिर से आपको CNBC TV 18 की 17th बर्थडे पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे उदयन मुखर्जी साहब, जो कहते हैं कि बाजार में थोड़ा सतर्क, थोड़ा सावधान रहने का वक्त है, और अगर पॉलिसी में आधा % से कम रेट कट आया तो फिर बाजार के लिए ऊपर टिके रहना मुश्किल होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और इस ब्रेक के बाद नई दिल्ली से आपके साथ जुड़ेंगी प्रियंका संभव, लेकर आएंगी सौदा आपका इस ब्रेक के बाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौदा आपका। बाजारों की फर्म शुरुआत, क्रेडिट पॉलिसी का दिन है, उससे ठीक पहले ना कोई ज्यादा बड़ी गिरावट ना बढ़त, लेकिन आपको बताते हैं बाजार के इस मूड में वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आप कर सकते हैं जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का। कोटक
सेंसेक्स सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान इंट्राडे के लिए आपको सुझाव दे रहे हैं एसबीआई में खरीदिए एसबीआई, लक्ष्य 269 पर रखे नजर, स्टॉप लॉस लगाइए 259 पर और खरीद की सलाह एसबीआई में इंट्राडे के लिए। सेंसेक्स में हम देख रहे हैं करीब 27 अंकों की बढ़त के साथ हो रहा है कारोबार। निफ्टी में 10 अंकों की मजबूती है। हरे निशान में निफ्टी भी 8,153 के लेवल्स पर निफ्टी है। मिड कैप में 24 अंकों की बढ़त के साथ हो रहा है कारोबार और बैंक निफ्टी में भी हम देख रहे हैं अभी फिलहाल बढ़त दिख रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवांसेस की तरफ है। 1033 शेयर है जो आगे बढ़ने हैं और इनके मुकाबले करीब 480 शेयर है जहां पर हमें दबाव दिख रहा है। तो बढ़ने वाले कौन से शेयर है इन पर नजर डालते हैं। बीपीसीएल, आइडिया सेल्युलर, आयशर मोटर्स, अदानी पोर्ट्स और एनटीपीसी ये सभी पॉजिटिव जोन में नजर आ रहे हैं अभी फिलहाल। हीरो मोटो में भी बढ़त के साथ कारोबार। पावर ग्रिड, एचसीएफसी, अल्ट्राटेक सीमेंट और मारुति सुजुकी का भी सपोर्ट मिल रहा है बाजारों को फिलहाल। लेकिन दबाव आ रहा है फार्मा सेक्टर से। सन फार्मा और विंडो फार्मा सुबह से लगातार प्रेशर में है और सन फार्मा में तो गिरावट बढ़ रही है। डॉक्टर रेड्डीज, टीसीएस, एचसीएल टेक इन तमाम काउंटर्स में फिलहाल दबाव ही देखने को मिल रहा है और बाजारों को इंतजार है क्रेडिट पॉलिसी का कि इस क्रेडिट पॉलिसी में क्या कुछ निकल कर आता है। उससे पहले हम बाजारों में एक बहुत ही फर्म मोमेंट देख रहे हैं। सौदा आपका में मेरे साथ इक्विटी रश के सीईओ कुणाल सिरावगी जुड़ चुके हैं। कुणाल, गुड मॉर्निंग। निफ्टी को हम देख रहे हैं 8,152 के आसपास, 8 अंकों की यहां पर मजबूती है। आप निफ्टी में अभी क्या रीड कर रहे हैं? आज आप क्या कदम उठाएंगे? बड़ा कदम उठाएंगे या इंतजार करेंगे 2:30 बजे क्रेडिट पॉलिसी का? नमस्कार प्रियंका। देखिए, अगर आप क्रेडिट पॉलिसी का इतिहास देखें तो बहुत कम ऐसा हुआ है कि क्रेडिट पॉलिसी से मार्केट ने कोई क्यू लिया है। क्रेडिट पॉलिसी जब आती है तो थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी देखने को आपको जरूर मिलती है, लेकिन मार्केट का डायरेक्शन बहुत रेयरली क्रेडिट पॉलिसी से तय होता है। तो मुझे लगता है कि जो मार्केट का डायरेक्शन है वो बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है। अगर आप ओवरऑल निफ्टी का स्ट्रक्चर देखें तो निफ्टी 8225 को पार करने में असमर्थ रही है। बैंक निफ्टी जिस पर आज सभी की नजर है, अगर उसका आप चार्ट देखें तो वहां पर भी हम देख रहे हैं कि 18,660, 18,700 के लेवल्स बैंक निफ्टी भी पार करने में सफल नहीं रही है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। निफ्टी अपने 200 डेज मूविंग एवरेज से भी कुछ रेजिस्टेंस देख रही है। तो मुझे नहीं लगता कि तुरंत आपको कोई बड़ा अपसाइड देखने को मिलेगा। मान लीजिए क्रेडिट पॉलिसी से कोई बड़ा परिणाम आता भी है तो बावजूद उसके आप देखेंगे कि निफ्टी में कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा। तो मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूं। मुझे लगता है कि ऊपरी स्तरों पर बेचना चाहिए। मान लीजिए कोई उछाल आपको दिखे तो उसका इस्तेमाल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को शॉर्ट करने के लिए करें। मुझे दोनों में ही गिरावट की उम्मीद है। तो शॉर्ट साइड में रहेंगे कुणाल आज के दिन। अब एक चेक लेते हैं स्मॉल कैप कॉर्नर का। मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी जुड़ रही हैं, उनसे समझते हैं कि स्मॉल कैप कॉर्नर में दिख रहा है कैसा एक्शन। हरे निशान में स्मॉल कैप इंडेक्स इस वक्त कारोबार कर रहा है। करीब 30 अंकों की मजबूती इस वक्त इस इंडेक्स में देखने को मिल रही है। सब बढ़ने वाले शेयरों में आज सबसे ज्यादा तेजी आर्चीज के स्टॉक में देखने को मिल रही है। अपर सर्किट पे ये स्टॉक लगा है। इसके अलावा सांघवी फोर्जिंग्स और मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। सांघवी फोर्जिंग्स की बात करें तो पिछले एक हफ्ते में ये स्टॉक करीब 40% का रिटर्न दे चुका है और आज भी अच्छी मजबूती के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कुछ और स्मॉल कैप गिनर की बात करें तो शक्ति पंप्स में भी 8% की मजबूती और एमको भी करीब 7% की मजबूती के साथ आज ये कारोबार कर रहा है। आज राइस स्टॉक्स में भी काफी ज्यादा हलचल है। कोहिनूर फूड्स करीब 9% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। एलटी फूड्स में भी 4% की मजबूती है। यहाँ खबर भी है कि फ्यूचर ग्रुप के साथ कंपनी ने एक करार किया है जिसके चलते सुबह से ही हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती इस काउंटर में भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा होटल स्टॉक्स में भी आज अच्छा एक्शन है। टीजीबी, बैंकेट्स एंड होटल्स, अडवाणी होटल्स, रॉयल ऑर्किड सभी हरे निशान में आज कारोबार कर रहे हैं। केमिकल स्टॉक्स में भी आज तेजी बरकरार है। कल भी देखा था हमने कि अच्छी तेजी इन सभी स्टॉक्स में देखने को मिली थी और आज भी मजबूती के साथ केमिकल स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। इसमें कैमफैब, अल्कली मेटल्स, किरी इंडस्ट्रीज सभी करीब 3 से 2% की मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। कुछ और शेयर हैं जो कि आज खबरों की वजह से काफी ज्यादा हलचल में है। उसमें एसडी एल्यूमिनियम करीब 5% की मजबूती है इस स्टॉक में। इसके अलावा वीएसटी टिलर्स यहाँ पर भी कंपनी के बिक्री के आंकड़े आए और अच्छे नंबर्स देखने को मिले हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं करीब 3% की मजबूती के साथ ये स्टॉक भी आज कारोबार कर रहा है। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटते हैं और कुणाल सिरावगी की ट्रेडिंग टिप्स समझते हैं आपके लिए।
सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान में हैं। बहुत ही शांत कारोबार अभी दिख रहा है। कुणाल सरावगी मेरे साथ बने हुए। कुणाल, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में आप शॉर्ट साइड रहने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से भी क्या आप शॉर्ट का ही कॉल देंगे या आपकी नजर कहीं है खरीद के लिए भी? देखिए, कुछ एक शेयर्स प्रियंका ऐसे हैं जो कि मार्केट के विपरीत चल रहे हैं और सच कहें तो मार्केट से बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं है। ऐसे दो शेयर्स में मेरी खरीद की राय है, जिसमें सबसे पहले पेट्रोनेट है, जहां पर और सभी तेल गैस से जुड़े सभी स्टॉक्स में हम एक बड़ी रैली देख रहे हैं। पेट्रोनेट में मुझे लगता है कि एक और पोटेंशियल है और ऊपर जाने का। 400 के लक्ष्य से यहां पे खरीद करें, यहां पर 366 के आसपास एक स्टॉप लॉस रखें। दूसरी खरीद की राय इंजीनियर्स इंडिया पर है। यहां पर एक बहुत स्ट्रांग पैटर्न चार्ट्स पर इमर्ज हुआ है और मुझे लगता है कि 310, 315 तक इसका जाना तय है। स्टॉप लॉस यहां पर 295 पर रखने की राय। कुणाल, स्मॉल कैप स्पेस में आज हम राइस स्टॉक, चावल से जुड़े स्टॉक्स में देख रहे हैं बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। और जो राइस स्टॉक मैं आपके सामने रखना चाहूंगी वो है कोहिनूर फूड्स एक स्टॉक। इसमें देखिए अच्छी खासी हम रनअप देख रहे हैं, 10% से ज्यादा अप है। दूसरा एलटी फूड्स, इसमें भी 4% की मजबूती दिख रही है। कोई राइस स्टॉक आपको पसंद आ रहा है टेक्निकल चार्ट पर? देखिए, कोहिनूर फूड्स डेफिनेटली एक ब्रेकआउट दे चुका है प्रियंका। बड़ा वॉल्यूम देखा गया है और साथ ही एक रेजिस्टेंस जो कि 63 रुपए के आसपास थी, उसको इस काउंटर ने पार किया है। अगर आज 63 के ऊपर ये काउंटर क्लोज देने में सफल हो जाता है तो मुझे लगता है कि 75 तक जाना संभव है। तो एक बार के लिए ट्रेड करें, लेकिन इसका इंतजार करें क्लोज का। 63 के ऊपर इसका क्लोज होना जरूरी है। ओके, सो क्लोजिंग को आप वॉच आउट करेंगे और उसके बाद आप अच्छे लक्ष्य देख रहे हैं 70 के ऊपर जाते हुए। और साथ ही में होटल से जुड़े कुछ स्टॉक्स हैं, इन पर भी जरा फोकस करते हैं। टीजीबी बैंक्वेट्स, अडवाणी होटल, रॉयल ऑर्किड, ये हैं जो बढ़त के साथ कारोबार करें। लेकिन केमिकल स्टॉक्स आ गए थे हमारी स्क्रीन पर, तो क्या आप केमिकल स्टॉक पर आप बताना चाहेंगे या होटल शेयर? ये 6 शेयर जो है सभी में हम बढ़त देख रहे हैं। होटल के 3 शेयर है, इनमें हम बढ़त देख रहे हैं और केमिकल से जुड़े स्टॉक उनमें भी बढ़त है। इन दोनों स्पेस में आपकी पसंद कौन सी होगी कुणाल? देखिए, जो होटल के स्टॉक्स जो आज बढ़े हुए हैं प्रियंका, उसकी अगर आप बात करें तो मुझे बहुत ज्यादा कन्विक्शन नहीं है कि इन स्टॉक्स में आपको कोई बड़ी रैली देखने को मिलेगी। एक जरूर पुल बैक देख रहे हैं, बहुत पिटे हुए शेयर्स हैं, तो एक पुल बैक का आना लाजमी था और वही पुल बैक आते हुए देख रहे हैं, तो मैं बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं हूं। लेकिन जो केमिकल स्टॉक्स हैं, पूरा जो स्पेस है, उसमें हमने एक बहुत बड़ी रैली देखी है और मुझे लगता है कि और बड़ा अपसाइड वहां देखने को मिल सकता है। तो इन दोनों में चुनाव करना हो तो डेफिनेटली केमिकल स्टॉक्स के साथ जाना चाहिए। और इसमें जो स्टॉक्स आज बढ़े हुए हैं, जिनमें ब्रेकआउट आज देखा जा रहा है, डेफिनेटली उनमें आप खरीद कर सकते हैं। शुक्रिया कुणाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने राय हमारे साथ शेयर करने के लिए सौदा आपका में। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी, आपके साथ होंगे आपको सलाह देने के लिए मितेशचक्कर.com के मितेश चक्कर और डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिसर्च.com के को फाउंडर मनीष शर्मा ट्रेडर्स हॉटलाइन में। मॉनेटरी पॉलिसी से पहले बाजार सुस्त, हालांकि निफ्टी 8,150 के ऊपर, बैंक निफ्टी में 0.25% से ज्यादा की तेजी। फार्मा सेक्टर की बिगड़ी सेहत, निफ्टी का टॉप लूजर बना सन फार्मा। यूएस एफडीए ने हलोल प्लांट के लिए जारी किया 14 पन्नों का आर्बिट्रेशन। और क्रूड के फिसलने से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में उछाल, एचपी, बीपी और आईओसी में 2% का इजाफा। नोटबंदी से भरी बैंकों की तिजोरी, करीब 13 लाख करोड़ की रकम वापस बैंकों में लौटी। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। फार्मा कंपनी लॉरस लैब्स का आज दूसरा दिन, पहले दिन में करीब 28% बढ़ा इशू, प्राइस बैंड 426 से 428 रुपए, करीब 1300 करोड़ जुटाने की योजना। और दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में घना कोहरा, कई ट्रेनें रद्द, हवाई यातायात पर भी असर।
नमस्कार, मैं हूं हर्षदा सावंत। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आज सौदा लेने से पहले हमें कॉल जरूर करें। ट्रेडर्स हॉटलाइन पर 1800-209-7890 पर आपने फोन लगाना है या फिर 7045220000 पर आपने हमें व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल भेजने हैं। और मार्केट की चाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। देखिए 8150 के आसपास ही निफ्टी ट्रेड करता हुआ। आज एक बड़ा इवेंट है और उसके पहले थोड़ा सा कॉशियस है मार्केट। नजरें हैं दोपहर में आने वाली क्रेडिट पॉलिसी पर। बाजार ये उम्मीद कर रहा है कि एक और रेट कट होगा। ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि 0.25% की रेट कट की संभावना पूरी तरह बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ लोगों की अपेक्षा ये भी है कि एक 50 बेसिस पॉइंट का भी रेट कट होना चाहिए। ऐसे में बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आया, 60 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। सेंसेक्स भी आप देखेंगे तो करीब 27 से 30 पॉइंट ऊपर है, यानी कि बहुत ही शांत मूव बाजार में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, इस पर हम राय लेंगे हमारे दोनों ही जानकारों से। मितेश ठक्कर और साथ ही साथ मनीष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन वायदे बाजार की भी पोजीशन देख लें तो आज एक बार फिर हम देख रहे हैं 8000 के पुट में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है और 8300 का कॉल भी काफी ज्यादा एक्टिव है। तो ये दो पोजीशंस है जो इस हफ्ते की शुरुआत से ही काफी एक्टिव थी और आज भी वहां पर सबसे ज्यादा हरकत देखने को मिल रही है। क्या ट्रेड देना चाहिए आज? कंस्ट्रिंग दोपहर में ही क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान होगा और उसके बाद बहुत कम समय बचेगा बाजार को ज्यादा रिएक्शन दिखाने के लिए। तो प्री पॉलिसी क्या मूव रहे, मितेश और मनीष से समझते हैं। मनीष बताइए, आप क्या स्ट्रैटेजी इस समय बना रहे हैं? जी, निफ्टी में अगर जैसे पहले भी हमने कहा था कि 8250 8300 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और नीचे में 8000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ओवरऑल बाजार इसी दायरे में ट्रेड कर रहा है कहीं ना कहीं पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन से। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ऊपर में 8200 8250 के यहाँ पर हमें काफी ज्यादा सप्लाई देखने को मिल रही है। 8200 के आसपास अगर फ्यूचर मिलता है, फ्यूचर लेवल निफ्टी, तो 8250 का स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट करने की राय होगी। नीचे में मुझे लगता है एक बार 8076 के जो लो थे वापस रिटेस्ट हो सकते हैं। ओके, तो एक बार फिर बाजार दबाव के घेरे में रह सकता है 8070 के लिहाज से। मितेश, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? क्या आप इस इवेंट से पहले निफ्टी में प्ले करना चाहेंगे या फिर आपको बैंक निफ्टी एक बेटर ट्रेड दिख रहा है? देखिए, ट्रेडिंग में आई थिंक बैंक निफ्टी में पैटर्न क्लियर है। ट्रेड अभी तक इनिशिएट नहीं हुआ है। मैं वेट कर रहा हूं कि बैंक निफ्टी थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाए, 18525 के ऊपर स्टेबलाइज हो, तो वहां पर एक 70-80 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेके लॉन्ग किया जा सकता है, करीबन 200 से 250 पॉइंट के लिए, इन्हें 8750 के टारगेट्स के लिए। सो बैंक निफ्टी 8500 पे आई थिंक इंपॉर्टेंट इंट्राडे चार्ट पे इंपॉर्टेंट एवरेजेस हैं, उनको ब्रेक करने से थोड़ा सा चार्ट जरूर पॉजिटिव हो जाएगा और फिर थोड़ी सी एक स्ट्रॉन्गर पुल बैक की उम्मीद कर रहे हैं। मनीष, बैंक निफ्टी पर आपकी क्या रणनीति रहेगी? जी, जैसे कि कहा 18500 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है और उसी को सस्टेन करने में हम काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। मुझे लगता है 18500 के कॉल में जिस तरीके की पोजीशंस है, काफी ज्यादा शॉर्ट्स है 18500 के कॉल्स में, 19000 के कॉल्स में, तो उसी के लिए से शॉर्ट करने की राय होगी। 18800 का स्टॉप लॉस होगा और नीचे में मुझे लगता है टारगेट 17800 के आसपास तक के देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो इधर वे कुछ दबाव के घेरे में बाजार रहेगा। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं इसी के साथ। संदीप हमारे साथ लाइन पर हैं गुड़गांव से। पूछे संदीप। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी। मेरे पास एनएमडीसी के 2 लॉट हैं 125 रुपए पे। ओके। और एक ओएनजीसी है 297। कितना टाइम आप दे सकते हैं इन दोनों ट्रेड्स को? मतलब ये दिसंबर सीरीज का है, लॉट लिया हुआ है। मैं रख भी सकता हूँ। एनएमडीसी इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों में काफी एक्टिव रहा है। आज देख लेते हैं क्या स्थिति है। 124 रुपए 90 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। मितेश, क्या सलाह होगी? एनएमडीसी 125 पर इनके 2 लॉट हैं और ओएनजीसी 297 की खरीद है। देखिए, एनएमडीसी में थोड़ा सा स्टॉप लॉस डीप है, परंतु मेरा व्यू काफी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मैं स्टॉप सजेस्ट करूंगा 119.50 के जस्ट नीचे का। और आज पॉलिसी तो वॉलिटिलिटी आ सकती है, परंतु मुझे लगता है कि स्टॉक इवेंचुअली 140 की तरफ बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली होल्ड है। और ओएनजीसी में आई थिंक स्टॉक अभी भी अपट्रेंड के सिग्नल दिखा रहा है, परंतु थोड़ा सा ओवरबॉट है, तो आप यहाँ पे 290 के स्टॉक से होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को। 315 के आसपास इसमें प्रॉफिट बुक करने का सोचें। ओके, 315 के आसपास मुनाफा वसूली करने के बारे में ओएनजीसी में सोचे और 140 की तैयारी में आप संदीप एनएमडीसी भी होल्ड कर सकते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं। अब्दुल हमारे साथ लाइन पर है गाजियाबाद से। पूछे अब्दुल। मैम, मेरे पास टाटा स्टील के 5 लॉट्स हैं 420 रुपए की कॉल और 14 रुपए पे। ओके।
एंड रिलायंस कैपिटल की है 10 लॉट है 420 रुपए के 25 रुपए 50 पैसे पे। तो क्या टारगेट में लेके चलूं इसके लिए? चलिए दोनों पर एक एक करके सवाल लेते हैं। पहले टाटा स्टील 5 लॉट आपने 420 की कॉल ली 14 रुपए 50 पैसे पर, जो आज करीब करीब 14 रुपए 10 पैसे पर खड़ी है। और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है मेटल्स में स्पेशली स्टील कंपनियों में अच्छी तेजी दिखी। 418 पर ट्रेड देखने को मिल रहा है आज कैश मार्केट में। मनीष, अब यहाँ से आगे क्या चाल रहेगी? जी डेफिनेटली काफी ज्यादा हेवी लॉन्ग्स हैं मेटल्स में और काफी अच्छा मोमेंटम है। मुझे लगता है इन्हें एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करके होल्ड करना चाहिए। नीचे में टाटा स्टील 410 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखे, अगर 410 के नीचे जाता है तो इस कॉल से एग्जिट कर ले। अदरवाइज 435 के अगर लेवल्स ऊपर में मिलते हैं तो इस कॉल में बुक प्रॉफिट करने की राय होगी। ओके, और रिलायंस कैपिटल ये भी 420 का ही कॉल है, 25 रुपए 50 पैसे पर पोजीशन है। जी रिलायंस कैपिटल में इन्हें जैसे कि 10 रुपए इन द मनी कॉल है। और रिलायंस कैपिटल में अगर आप देखें पोजीशंस 435 440 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इन्हें एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करना चाहूंगा 424 के आसपास का। अगर रिलायंस कैपिटल फ्यूचर्स में 424 के नीचे जाता है तो इस कॉल से एग्जिट कर ले। अदरवाइज 450 तक के टारगेट्स फ्यूचर्स लेवल्स में रिलायंस कैपिटल में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो दोनों में पोजीशन होल्ड करें, लेकिन 424 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा रिलायंस कैपिटल में, उस पर गौर जरूर करिएगा। ये फ्यूचर का भाव हम आपको बता रहे हैं, 430 पर आज फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए दिखाई जरूर दे रहे हैं। और टाटा स्टील भी एक होल्ड है आपके लिए। अगला सवाल ले लेते हैं, ये है सागर लाइन पर अहमदाबाद से। पूछे सागर। हेलो सागर, अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा लुपिन सेल किया हुआ है 1526 पे, तो अभी 1516 का प्रॉफिट पे मतलब रखना चाहिए। 1521 है आज का भाव, तो 1521 कैश में है। फ्यूचर्स में भी देख लेते हैं 1523। आपने 1526 पर ये सेल पोजीशन खड़ी की है। मितेश, क्या किया जाए? ये ल्यूपिन में मेरा व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहा है और मुझे लगता है कि अगर 1500 के लेवल्स को होल्ड करता है तो इवेंचुअली ये स्टॉक एक मीडियम टर्म पुल बैक चालू करेगा, जिसके कि पहला टारगेट होगा 1575-80 के आसपास में और शायद उससे ऊपर 1620-35 तक भी जा सकता है। तो इसमें से एग्जिट कर लें। आई थिंक ज्यादा नुकसान में नहीं, ज्यादा प्रॉफिट में भी नहीं, भाव के आसपास ही चल रहा है स्टॉक, एग्जिट कर लें। और अगर लॉन्ग कर सकते हैं तो 1494 के स्टॉक के साथ लॉन्ग करें, ऊपर में 1575 पहला टारगेट होगा। ओके, तो शॉर्ट पोजीशन को कवर कर लीजिए, एग्जिट कर लीजिए। लुपिन में इस समय तेजी की पोजीशन रखेंगे तो बेहतर रहेगा। लुपिन की हम बात करें, एक और फार्मा कंपनी पर खबर आ रही है, सुवेन लाइफ साइंसेज, और इनका एक पेटेंट अप्रूव हुआ है भारतीय बाजार के लिए और उसी वजह से हमने देखा 1% की तेजी सुवेन लाइफ साइंसेज में इस समय आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये फिलहाल इस समय का एक्टिव काउंटर है। अगला कॉल ले लेते हैं। राहुल हमारे साथ है कानपुर से लाइन पर। पूछे राहुल। हाँ, मैंने क्रॉम्पटन ग्रीव्स के 2 लॉट शॉर्ट किए हैं 6620 पे। 60, ओके ठीक है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स वैसे भी हम देख रहे हैं कुछ दबाव के घेरे में रहा है पिछले 2 सेशन से। क्या सलाह होगी मनीष आपकी? जी काफी ज्यादा हेवी शॉर्ट्स है सिस्टम में, बट जैसे कि आज रिजल्ट है और मुझे लगता है इसमें काफी वोलाटिलिटी देखने को मिल सकती है रिजल्ट के बाद, तो उसी के लिहाज से एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस देना चाहूंगा। 69 के आसपास का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखें और नीचे में अगर करेक्शन होती है तो 61-62 के आसपास प्रॉफिट बुक करने की राय होगी। ओके, ये फिलहाल आपके लिए सलाह है। आज नंबर्स भी आने वाले हैं तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा। और जो कंपनी की ओर से डेवलपमेंट आई थी इस हफ्ते की शुरुआत में कि इनका एक पर्टिकुलर सेल होना था यूनिट का, वो कुछ अटक रहा है। उस स्टेटमेंट के बाद भी स्टॉक रिएक्ट कर सकता है, तो काफी क्लोजली आपने वॉच करना है। फिलहाल स्टॉप लॉस आपका 69 है। आलोक हमारे साथ लाइन पर है, बिना मध्य प्रदेश से इन्होंने फोन लगाया। पूछे आलोक। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैम, मैंने जनरल पे 90 पे के भाव पे लिए हैं, 3 लॉट बाय किए हैं। ठीक है, तो कब तक मेरा भाव आ जाएगा या कितना रखूं मैं? 87 रुपए 35 पैसे आज का ट्रेड है, तो इनको थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। मितेश, क्या एक पुल बैक की संभावना है जैन इरिगेशन में? अच्छा, आई थिंक स्टॉक अभी भी 83.5 84 से लेकर करीबन 91 की रेंज में चल रहा है, तो और भाव तो आ सकता है, परंतु अगर आज कोई नेगेटिव इवेंट नहीं आया और मार्केट जोर से करेक्ट नहीं हुआ तो आई थिंक मुझे लगता है कि अगर हल्का से पॉजिटिव आता है तो स्टॉक में 90-91 का लेवल आ सकता है। फिलहाल के लिए आई थिंक वहां पे एग्जिट कर लें, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि ये स्टॉक रेंज से बाहर निकलने की तैयारी है, ऊपर के कोई डायरेक्शन के सिग्नल दे रहा है। तो 91 के आसपास एग्जिट करें और बाइंग करना हो तो 83 के आसपास 84 के आसपास बाय करें, 1-1.5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, ये फिलहाल आपके लिए सलाह है जैन इरिगेशन पर। होपफुली यहां से मोमेंटम थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई देगा।
लेकिन 91 एक इम्पोर्टेंट लेवल है जो आपने वॉच करना है। किशन हमारे साथ लाइन पर हैं। पूछे किशन जी। मैम, मैंने सन फार्मा का एक लॉट बाइंग किया हुआ है। ओके। और हिंडाल्को का एक लॉट सेल किया हुआ है। सन फार्मा बाइंग का ऐसा रेट 715 रुपये और हिंडाल्को 171, राइट? यस मैम। लेकिन सन फार्मा तो आज पिट रहा है क्योंकि इनके हलोल प्लांट को लेकर जो ऑब्जर्वेशंस आए हैं उससे बाजार बिल्कुल खुश नहीं है। क्या सलाह होगी? 715 का तेजी का कॉल होल्ड करना चाहिए या फिर एक बार एग्जिट कर लेंगे तो बेहतर है मनीष? जी, एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए क्योंकि अगर आप देखें चार्ट पे भी क्लियर ब्रेकडाउन आया है और विथ हैवी शॉर्ट बिल्डअप से सिस्टम में जिस तरीके की पोजीशंस है, मुझे लगता है इसमें 650 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, तो एग्जिट करने की राय होगी सन फार्मा में। और हिंडाल्को में भी तेजी की हुई है 173 के भाव पर। हिंडाल्को जरूर ये ट्रेड फेवर में है। इन्हें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सजेस्ट करना चाहूंगा 174 का, और ऊपर में अगर 178 179 तक का रैली मिलती है तो उस भाव पे एग्जिट करने की राय होगी। ओके, तो 175 के आसपास इस समय ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपरी लेवल्स पर आप एग्जिट करें। सन फार्मा में भी जो तेजी की है एग्जिट करें क्योंकि आज तो बुरी खबरों के चलते स्टॉक काफी पिट रहा है, आगे और भी गिरावट आने की संभावना है। हम लेंगे एक ब्रेक में जाते जाते निफ्टी पर एक बार फिर नजर डाल लेते हैं। 8152 के लेवल्स आ चुके हैं, अब सिर्फ 9 पॉइंट ही ऊपर है निफ्टी, तो संभावना है कि आगे कुछ गिरावट और बढ़ती हुई दिखाई देगी। ये फिलहाल मोड बाजार का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आगे हमारे दोनों जानकार बताएंगे आज इस हैवी इवेंट डे में क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, कौन से स्टॉक्स में आप पोजीशन ले और ऐसे दिन ऑप्शंस के जरिए कैसे पैसे कमाएं, ये आपके लिए हाजिर करेंगे आगे। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर। हमारे साथ है मितेश और मनीष जो आपको बताएंगे क्या रणनीति होनी चाहिए बाजार में आज। याद रखिए ऊपरी लेवल्स पर दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन 8150 को होल्ड करने की पूरी कोशिश बनती हुई दिखाई दे रही है। हमारे साथ अब हमारे अगले दर्शक लाइन पर है कमलेश, इन्होंने बिहार से फोन लगाया है। कमलेश जी बताइए क्या पोजीशन है आपके हाथ? जी मैम, गुड मॉर्निंग। अदानी पावर मैंने ले रखा है दिसंबर का कॉल 40 रुपीज का। ये कब पोजीशन खड़ी की आपने? ये कल लिया, कल मॉर्निंग में। और ये 40 का कॉल आपने 15 पैसे के आसपास लिया है? जी जी जी। ओके, वैसे अदानी पावर में पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में काफी हरकत जरूर देखने को मिली है, आउट परफॉर्मर रहा है। मनीष, आगे की स्थिति क्या दिख रही है आपको? जी, काफी दूर का आउट ऑफ द मनी कॉल लिया है, 32 प्राइस चल रहा है, 40 का कॉल लिया है। इस ट्रेड को फेवर में जाने के लिए स्टॉक को कम से कम 10 to 15% का स्ट्रॉन्ग मूव दिखाना पड़ेगा। मुझे लगता है इस कॉल से बेटर है एग्जिट कर ले, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर इनको अदानी पावर में ही ट्रेड करना है, अब इस समय आप क्या सलाह देंगे, कौन सा कॉल लिया जाए? इससे बेटर है कि ये 32.50 या 35 का कॉल खरीदें, वो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि वो ज्यादा एक्टिव रहेगा। अगर स्टॉक में मूवमेंट आता है तो उस कॉल में जल्दी पैसा बन सकता है और ज्यादा पैसा बन सकता है। ओके, तो 40 का कॉल आपने बहुत ऊपर का कॉल ले लिया है कमलेश जी, इसीलिए आपके लिए सलाह है कि अगर आप 32.50 का कॉल ले या फिर 35 का कॉल लेंगे, वहां पर बेहतर रिटर्न्स आपके हाथ लगेंगे क्योंकि 40 का कॉल उसमें पैसे बनाने के लिए स्टॉक में और 10-15% की तेजी आना जरूरी है, जो आज तो फिलहाल मुश्किल लग रहा है क्योंकि ऊपरी लेवल्स पर बाजार अपने बढ़त को बांध रहा है, कैप कर रहा है। अगला सवाल ले लेते हैं और LIC हाउसिंग फाइनेंस में प्रवीण ने पोजीशन ली है। बताइए प्रवीण, क्या किया है? Very good morning, ma'am. Good morning, sir. I'm very happy to see your CNBC, na everything all was very done. Thank you. शुक्रिया सर। बताइए आप। मैम, मेरे पास LIC हाउसिंग का 2 लॉट है दिसंबर का। हाँ। बाई कॉल किया हूँ तो उसके बारे में पूछना था मैम। ओके, और ये 563 है पोजीशन? हाँ, यस मैडम। ओके, मितेश क्या सलाह होगी? नहीं, मितेश की आवाज हम तक पहुंच नहीं रही है। मनीष, आप ही राय दे दीजिए। 563 रुपए 50 पैसे पर इन्होंने पोजीशन ली है। जी, स्टॉक में काफी एक अच्छा मूव देखा है। अभी स्टॉक थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन मोड में है। इन्हें एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करना चाहूंगा 550 के आसपास का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखें और ऊपर में जिस तरीके का पोजीशंस है, मुझे लगता है एक 585 तक के पुल बैक देखने को मिल सकते हैं, तो 585 के आसपास बुक प्रॉफिट करने की राय होगी। ओके, ये फिलहाल आपके लिए सलाह है। 540 आपने 545 कहा, 550 स्टॉप लॉस रखे, ठीक है। ये स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए और होपफुली आपके हाथ में अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे।
लेकिन अब फोकस करते हैं कि आज के दिन क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए। जैसे हम आपको पहले भी बता रहे थे, क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान होगा दोपहर में, इनफैक्ट वो पॉलिसी घोषित की जाएगी। ऐसे में ऑप्शंस के जरिए बैंक निफ्टी में एक बढ़िया स्ट्रैटेजी मनीष ने तैयार की है। मनीष बताइए कैसे ट्रेड करें। जी, बैंक निफ्टी में जैसे कि आज काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। रेट कट एक्सपेक्टेशन काफी हाई है। कितना होगा रेट कट, क्या एक्सपेक्टेशंस के बिलो होगा या अबव होगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के लिहाज से मुझे लगता है 18,000 का पुट, वीकली ऑप्शंस 8 दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट 18,000 का पुट बाय करना चाहिए 30-35 के आसपास। 5 रुपए का उसमें स्टॉप लॉस मेंटेन रखें। वोलेटिलिटी के चलते मुझे लगता है इस पुट में 100 रुपीज तक के 80 to 100 रुपीज तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल स्ट्रैटेजी है बैंक निफ्टी में। 18,000 का पुट लीजिए, यानी कि शॉर्ट कीजिए बैंक निफ्टी को, और टारगेट यहां पर 100 का रहेगा। स्टॉप लॉस आपको 5 रुपए का लगाना है। हम लेंगे एक छोटा ब्रेक। इस समय बाजार पर नजर बनी रहेगी और साथ ही साथ आगे हम आप बताएंगे कि मितेश मनीष ने कौन से शेयर आइडेंटिफाई किए हैं आज ट्रेड के लिहाज से, और साथ ही कुछ और सवालों के जवाब भी देंगे आगे। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीबीसी आवाज पर। स्टॉक्स पर बात करेंगे और कहां पर आज मौके हैं ट्रेड लेने के, ये समझते हैं हमारे दोनों ही जानकारों से। मितेश और मनीष हमारे साथ हैं। मितेश बताइए, आपने क्या चुना है आज? आई थिंक HCC हर्षदा काफी पसंद है मुझे, और स्टॉक आज फॉलोअप दिखा रहा है, तो यहाँ पर बाइंग करें। स्टॉप लॉस लगाए करीबन 38 के नीचे का और 47 के आसपास के टारगेट्स देखें। और IOC दूसरा बाय कॉल होगा। आज OMC में अच्छी तेजी है, तो 296 के स्टॉप से बाय करें 315 के टारगेट के लिए। ओके, तो IOC और ऑयल मार्केटिंग कंपनी में 315 के लिए खरीदे, और HCC में भी तेजी की सलाह है। मनीष, आपने इनफैक्ट 2 शॉर्ट कॉल्स आइडेंटिफाई किए हैं, बताइए कौन से हैं ये? जी बिल्कुल, पहला सेल कॉल रहेगा सन फार्मा में। हैवी शॉर्ट बिल्डअप है, क्लियर ब्रेकडाउन है चार्ट्स पे। 710 का स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट करने की राय होगी। पहला शॉर्ट टर्म टारगेट होगा 650 का, बट जिस तरीके की पोजीशंस है मुझे लगता है 620-630 तक भी स्टॉक फिसल सकता है। मेरा सेकंड कॉल होगा सेल्को इन एक्सिस बैंक। 470 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, हैवी लॉन्ग अनवाइंडिंग्स है सिस्टम में। 475 का स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट करने की राय होगी। नीचे में शॉर्ट टर्म टारगेट्स होंगे 440 के आसपास। और मेरा लास्ट कॉल होगा बाय कॉल इन माइंडट्री। एक अच्छा खासा बेस प्राइस फॉर्मेशन होने के बाद स्टॉक में एक अपमूव देखने को मिला है। 450 का एक स्मॉल स्टॉप लॉस रख के बाय करने की राय होगी। शॉर्ट टर्म टारगेट्स होंगे 500 के आसपास। ओके, तो ये फिलहाल ट्रेड्स। तो टेक्नोलॉजी में माइंडट्री में तेजी, लेकिन सन फार्मा जो आज वैसे भी टॉप लूजर है, आगे और बिकवाली बढ़ सकती है, तो शॉर्ट करें। और एक्सिस बैंक में भी बिकवाली की सलाह है। इस बीच एक दर्शक ने हमें फोन लगाया है और उड़ीसा से इन्होंने फोन लगाया है। तपन लाइन पर है, पूछे तपन। जी मैम बताइए। मैम मेरे पास PNB का कॉल है 150 का जी। 4 रुपया 20 पैसे पे लिया हूँ। हेलो, 140 का कॉल लिया है, राइट? यस मैम। इस पर क्या सलाह होगी मनीष? जी, जैसे कि आज RBI पॉलिसी है, बैंकिंग स्टॉक्स में काफी ज्यादा एक्शन हमें देखने को मिल सकता है। उसी के लिहाज से इन्हें होल्ड करने की राय दूंगा, बट एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी सजेस्ट करना चाहूंगा। 132 का फ्यूचर्स में 132 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखें। अगर इन लेवल्स के नीचे जाता है तो इस कॉल से एग्जिट कर लें, वरना ऊपर में 142, 145 तक के लेवल्स आते हैं तो बुक प्रॉफिट करने की राय होगी। चलिए, फिलहाल आपके लिए सलाह है होल्ड कीजिए। 132 का स्टॉप लॉस आपने ध्यान में रखना है, और याद रखिए आज वॉलेटिलिटी जरूर देखने को मिलेगी पॉलिसी के चलते। इसी के साथ मनीष, मितेश, आप दोनों से लेंगे इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और साथ ही अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताने के लिए आज के ट्रेड के लिए। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक में जाते जाते बाजार पर एक नजर डालें तो 8,150 के लेवल को थोड़ा सा रिस्पेक्ट जरूर कर रहे हैं ट्रेडर्स। 41 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स है। बैंक निफ्टी में अब 62 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। ब्रेक के बाद आपके सवालों के जवाब हम जारी रखेंगे, लेकिन एक फटाफट अंदाज में हमारे साथ जुड़ेंगे प्रकाश गाबा और प्रियंका संभाल। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी आज आवाज पोल में 75% बैंकर्स को दरें 4.5% घटने की उम्मीद, बाकी 25% ने माना दरों में आधा % की कटौती भी संभव।
मॉनेटरी पॉलिसी से पहले बाजार सुस्त, हालांकि निफ्टी 8,150 के ऊपर टिका। बैंक निफ्टी में 0.25% से ज्यादा की तेजी। फार्मा सेक्टर की बिगड़ी सेहत, निफ्टी का टॉप लूजर बना सन फार्मा। यूएस एफडीए ने हलोल प्लांट के लिए जारी किया 14 पन्नों का ऑब्जर्वेशन। क्रूड के फिसलने से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में उछाल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी करीब 2% तक चढ़े। नोटबंदी से भरी बैंकों की तिजोरी, करीब 13 लाख करोड़ की रकम वापस बैंकों में लौटी। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। फार्मा कंपनी लॉरस लैब्स का आज दूसरा दिन, पहले दिन करीब 28% बढ़ा इशू। प्राइस बैंड 426 से 428 रुपए, करीब 1300 करोड़ जुटाने की योजना। और दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में घना कोहरा, कई ट्रेनें रद्द, हवाई यातायात पर भी असर। बाजारों की हमने फर्म शुरुआत देखी और अभी शांत कारोबार। 40 अंकों की बढ़त सेंसेक्स में दिख रही है। वहीं अगर निफ्टी की बात करें तो यहां 17 अंकों की बढ़त है। 8,160 के लेवल पर निफ्टी अभी टिका हुआ है। मिड कैप 14,715 के लेवल्स हैं और 30 अंकों की बढ़त यहां पर है। बैंक निफ्टी में 66 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। ब्रॉडर मार्केट में अभी हम देख रहे हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवांसेस को फेवर कर रहा है। ज्यादा शेयर हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। 1028 शेयर है जो हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। 523 शेयर इनके मुकाबले जहां पर दिख रहा है दबाव। तो बाजार को सपोर्ट मिल रहा है आइडिया सेलुलर से, बीपीसीएल, आयशर मोटर, अदानी पोर्ट, भारती एयरटेल सुबह से ही लगातार पॉजिटिव मोमेंटम में। एचडीएफसी, अल्ट्राटेक सीमेंट, हीरो मोटोकॉर्प, एनटीपीसी और येस बैंक का भी सपोर्ट बाजार को मिल रहा है। दबाव आ रहा है सन फार्मा से। यूएसएफडीए के ऑब्जर्वेशन नोट के बाद यहां पर हम सुबह से ही लगातार दबाव देख रहे हैं। साथ ही में आज एचसीएल टेक, डॉक्टर रेड्डीज और ल्यूपिन में भी दबाव के साथ ही कारोबार हो रहा है। और आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रकाशरावा.com के प्रकाश रावा। गुड मॉर्निंग प्रकाश जी। निफ्टी के टेक्निकल चार्ट्स में अभी आप किन लेवल्स पर नजर बनाए हुए हैं? 8,200 मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है यहाँ पर आज के लिए। दोपहर को क्या होता है आरबीआई पॉलिसी पता नहीं, लेकिन अपर रीजन्स में सेलिंग है। अब तो रेंज बाउंड है, लोअर लेवल्स में सपोर्ट है। टोटल एक जो रेंज बना हुआ है कुछ खास नहीं, 20-25 पॉइंट के रेंज में ही ट्रेल रहा है ट्रेड। तो अब ट्रेड करना थोड़ा डिफिकल्ट है। अपर रीजन्स में सेलिंग है, लोअर रीजन्स में बाइंग है। और साथ ही में बैंक निफ्टी अभी देखिए 68 अंकों की यहाँ पर मजबूती है। क्रेडिट पॉलिसी का इंतजार यहाँ पर इन स्टॉक्स को जरूर रहता है। उसके पहले आप कोई कॉल देना चाहेंगे बैंक निफ्टी में या अभी कॉशियस स्टैंड रखेंगे? मैंने कल भी बताया था कि 18,600 एक स्टिफ रेसिस्टेंस जोन है, वहां तक जाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन लोअर लेवल्स में सपोर्ट है 18,400। तो ये टिपिकल रेंज बाउंड सिचुएशन है। ट्रेडिंग थोड़ा डिफिकल्ट रहेंगे, स्टॉप्स ट्रिगर होते रहेंगे, क्वांटिटी स्मॉल कीजिए और सेल रैलीज बाय सपोर्ट्स। यही अगर स्ट्रेटेजी 2 बजे तक अपनाएं तो शायद ये मुनाफे में रहेंगे। और अब रुक करते हैं स्टॉक्स फटाफट का। अगले 6 मिनट तक रहिए हमारे साथ। प्रकाश गाबा आपको बताएंगे अपने स्टॉक से आप एग्जिट करें या उन्हें होल्ड करें स्टॉक फटाफट में। लखनऊ से आकाश, अशोक लेलैंड पर चाहते हैं आपकी सलाह प्रकाश जी। 100 शेयर ये होल्ड करते हैं। 92 रुपए की इनकी खरीद रही है। फिलहाल 14 रुपए 25 पैसे पर शेयर नुकसान। well, इनको लगता है कि लोअर लेवल्स पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से 70-75 के करीब, तो इनको यहाँ पर एक तो होल्ड करना चाहिए क्योंकि 90-100 एक लेवल है, वहां तक चला जाएगा जरूर, लेकिन उसे वक्त लगेगा। क्या पर उनको ऐड करना है? ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन 70 का स्टॉप लगाइए। 70 के स्टॉप लॉस का ख्याल रहे अशोक लेलैंड में। ऐड करने के लिए ये सही जगह हो सकती है। मुंबई से ऑस्टिन का सवाल है। टाटा स्टील पर 50 शेयर 220 की खरीद। टाटा स्टील 220 की खरीदी, मुझे लगता है इसमें होल्ड करना चाहिए। स्ट्रक्चरली स्टिल भी पॉजिटिव है। ऑन द अपसाइड टारगेट 500 के भी नजर आते हैं, लेकिन उसे वक्त लगेगा। लॉन्ग टर्म होल्ड टाटा स्टील। भोपाल से विजय, इंडिगो इंटरग्लोब एविएशन 300 शेयर 1330 की खरीद। यहाँ पर बेसिकली वीक स्ट्रक्चर है। लोअर लेवल से सपोर्ट 800 के करीब है। अपर रीजन में 1050 के करीब रेसिस्टेंस है। मौका मिलेगा ऊपर जाने का, लेकिन उसको ऊपर जाकर एग्जिट ऑन राइज। देहरादून से सुरजीत सिंह,
पीटीसी इंडिया के 5000 शेयर 65 रुपए 20 पैसे की खरीद रही है। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए। 65 जो उनकी कॉस्ट है, अपर रीजन्स में टारगेट कुछ 85 के नजर आते हैं, वहां पर मुनाफा बुक कर सकते हैं। जोधपुर से सुनील शर्मा, एक्सिस बैंक के 55 शेयर हैं इनके पास, 445 रुपए इनकी खरीद रही है। होल्ड करना चाहिए मेरे ख्याल से, वहीं पर एक स्ट्रांग सपोर्ट है जहां इनकी कॉस्ट है, एक बाउंस मिलता है 480 का, तो वहां पर एग्जिट कर सकते हैं। हरियाणा के कैथल से मयंक, पीएनबी 200 शेयर 122 रुपए की खरीद है इनकी, प्रॉफिट 13 रुपए 35 पैसे पर शेयर मिल रहा है। नथिंग टू वरी, होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 132 का, अपर रीजन में टारगेट 145 के आसपास, वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं पीएनबी। संबलपुर से संजय कुमार, रिको ऑटो 500 शेयर 48 रुपए 50 पैसे की खरीद। रिको ऑटो, वेल इसका चार्ट निकाल लेते हैं रिको ऑटो का, देखते हैं इसका हाल क्या है रिको ऑटो का। वेल यहां पर होल्ड करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 55 के आसपास है, अपर रीजन में 70 का एक टारगेट, होल्ड रिको ऑटो। श्रीनगर से रेणु बाला, रेणु का शुगर होल्ड करती है 1013 रुपए में इन्होंने खरीदा था इसे। वेल मेरे ख्याल से अपर रीजन में 16 का एक टारगेट है, वहां एक मौका मिलेगा निकलने का, होल्ड कीजिए, फिलहाल 13 रुपए का स्टॉप लगाइए। करनाल से पवन, इनके पास है गुजरात पीपावाव 150 शेयर 103 की खरीद। मेरे ख्याल से नुकसान में बैठे हैं, एग्जिट का है, बेसिकली स्ट्रक्चर वीक है, रिलायंस डिफेंस का आई थिंक वीक स्ट्रक्चर, सेल। सूरत से अजीत चौधरी, एससीआई 1000 शेयर 99 की खरीद है। शिपिंग कॉर्पोरेशन चार्ट निकाल लेते हैं, शिपिंग कॉर्पोरेशन का स्ट्रक्चर के हिसाब से एक अप मूव मिलेगा, अपडेट कर रहा है 60 के आसपास, जहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से अपर 75-80 ये एक मौका मिल सकता है निकलने का। कुशीनगर से गोविंद जी जानना चाहते, एसएमएस फार्मा में क्या करें, 10 शेयर 131 रुपए 10 पैसे की खरीद। होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाइए 85 का, अपर रीजन में कॉस्ट के आसपास निकलने का मौका मिले तो निकल जाइएगा। जोधपुर से गोपाल, हिंडाल्को 300 शेयर 132 की खरीद। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 160 का, अपर रीजन में टारगेट 200 के करीब बन सकते हैं, होल्ड। कोलकाता से राजेंद्र कुमार, सीएट के 100 शेयर होल्ड करते हैं, 650 इनके एवरेज का भाव रहा है, फिलहाल मुनाफे में बैठे हुए 614 रुपए के। होल्ड करना चाहिए, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है सीएट का, इनको अगर स्टॉप लगाना है तो 1150 का स्टॉप लगाइए, टारगेट कुछ 1500 के भी नजर आते हैं, लेकिन उसे वक्त लगेगा, होल्ड सीएट। छत्तीसगढ़ से दलवीर जी का सवाल, 3i इन्फोटेक 5000 शेयर 7 रुपए 40 पैसे की खरीद। वीक स्ट्रक्चर है, 5 रुपए का स्टॉप लगाना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, कॉस्ट के आसपास निकल सकते हैं, लेकिन एडवांटेज लीजिए राइस का और एग्जिट। दिल्ली से प्रमोद, सुजलॉन पर आपकी सलाह, 3000 शेयर 22 रुपए 65 पैसे की खरीद। लॉन्ग टर्म होल्ड, यहां पर इनको बहुत इंतजार करना पड़ेगा। दिनेश कुमार पिलानी से, सिंटेक्स इंडस्ट्रीज 845 शेयर 104 रुपए 40 पैसे की खरीद रही है। यहां पर भी इनको बहुत इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन लोअर लेवल्स में अब सपोर्ट है, इसीलिए होल्ड। यूपी के उन्नाव से शिव भारत, HUL 100 शेयर 819 रुपए की खरीद है। ये स्टॉक तो मेरे ख्याल से होल्ड ही करना चाहिए, डिप्स में खरीदना चाहिए, लॉन्ग टर्म होल्ड है, 940,000 का एक टारगेट है, वहां तक जाने की पूरी कोशिश करेगा HUL। पटना से आशीष, एमटेक ऑटो 700 शेयर होल्ड करते हैं, 122 रुपए इनकी खरीद रही है, फिलहाल लॉस हो रहा है इन्हें, 83 रुपए 50 पैसे पर शेयर। स्ट्रक्चर तो वीक है, एग्जिट। ओके, सो एमटेक ऑटो में एग्जिट। अगला सवाल शामिल करते प्रमोद सोलंकी जी का, जोधपुर से, शालीमार पेंट्स है इनके पास 7000 शेयर 113 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए, 130 का स्टॉप लगाइए, अपर रीजन में 180 के आसपास अगर मौका मिलता है तो वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। कोलकाता से डॉक्टर तौफीक काजी जानना चाहते हैं, स्पाइस जेट में क्या करें, 650 शेयर होल्ड करते हैं, 17 रुपए की खरीद रही है। होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाइए 55 का, अगर ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट, अपर रीजन में 85 का अगर मौका मिलता है तो वहां पर भी एग्जिट। दिल्ली से बेनी गोपाल जी का है अगला सवाल, एडुकॉम सोल्यूशन होल्ड करते हैं, 1250 शेयर 14 रुपए की खरीद रही है, 2 रुपए 90 पैसे का लॉस हो रहा है पर शेयर, लेकिन इन्होंने ये भी बताया है बेनी गोपाल जी ने कि ये लंबी अवधि के लिए एडुकॉम सोल्यूशन को रखना चाहते हैं। स्ट्रक्चर तो वीक है, लेकिन अपर रीजन में 13 के आसपास अगर मौका मिलता है तो निकल जाइए, 14 इनकी कॉस्ट है, फिर भी 1 रुपए का नुकसान होगा।
और इसी के साथ स्टॉक फटाफट में यहीं पर हम लेते हैं पॉज, लेकिन प्रकाश जी आपकी ट्रेडिंग टिप्स अब जानना चाहते हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन में अब तक ठीक नजर आ रहा है। स्ट्रक्चर के हिसाब से एक अपमूव मिला है, यहाँ पर टारगेट 66 के हैं, स्टॉप होना चाहिए 61। शिपिंग कॉर्पोरेशन बाय। जो वीक स्ट्रक्चर लगता है वो है कैडिला का, यहाँ पर गिरावट नजर आती है। लो लेवल्स में 381 का एक टारगेट है, वो वीक सकता है, स्टॉप होना चाहिए 398 का। तो एक सेल कॉल कैडिला हेल्थ में सेल की सलाह दे रहे हैं आपको प्रकाश जी, और बाय की सलाह है शिपिंग कॉर्पोरेशन में। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। यहाँ पर ब्रेक के बाद हमारे साथ इंटरनेशनल टैक्स एक्सपर्ट टीपी ओसवाल जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे माय मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी। आगे और इस वक्त चर्चा करते हैं सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर पर। जी हां, कल देर शाम तक जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब तक बैंकिंग सिस्टम में पुराने 500 और 1000 के नोट 13 लाख करोड़ रुपए के आसपास जमा हो चुके हैं। 8 नवंबर को रात को नोटबंदी हुई थी, 9 नवंबर से ये नोट जमा होने शुरू हुए और अब देखिए 7 दिसंबर तक 6 दिसंबर तक ही 13 लाख करोड़ जमा हो चुके हैं और अब भी वक्त बचा है 30 दिसंबर तक पैसा जमा करने का। तो जो अंदाजा था कि शायद 16 लाख करोड़ रुपए कुल मिलाकर बैंकों के पास जो पैसा है बाकी आम जनता के पास है वो 16 लाख करोड़ रुपए के आसपास है, उसमें से 13 लाख करोड़ तो ऑलरेडी आ चुके हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए, जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ देश के विदेश के जाने माने इंटरनेशनल टैक्स एक्सपर्ट टीपी ओसवाल साहब। ओसवाल साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज। थैंक यू। 13 लाख करोड़ आ गए सर, अभी तो 23 दिन बाकी हैं। स्कीम फेल हो गई क्या? आश्चर्य लगता है, बहुत आश्चर्य। फिगर कितना रिलायबल है ये भी एक मुद्दा बनता है। फिगर तो रिलायबल है, जो आप कह रहे हो रिलायबल है, मैं भी मानता हूं, क्योंकि इसका मतलब तो यही हुआ कि इस करेंसी में, इंडियन करेंसी में इतनी फेक करेंसी थी और वो भी जमा हो गई है, तो बैंकिंग सिस्टम उसको निकाल नहीं पाई। नहीं, ये तो फैक्ट है, क्योंकि आप देखिए अब तो फिर भी बैंक वालों के पास उतना टाइम, एनर्जी और स्टाफ है कि वो आप नोट ले जाकर दें तो वो चेक करें। शुरुआत के 5-7 दिनों तक तो जो पैसा आ रहा है ले रहे हैं, जमा कर रहे हैं, न उन्हें चेक करने का टाइम है न आरबीआई को टाइम है, तो सीधा ऐसा किया भेजना है। नहीं, दूसरी बात पेट्रोल पंप है, मेडिकल शॉप्स है, बाकी किराना स्टोर जैसे अपना बाजार जैसे कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स है, उनके पास तो कोई साधन ही नहीं है चेक करने के लिए और टाइम भी नहीं है, इतनी लाइनें लगी हुई थी लोगों की। तो जहां जहां इन्होंने विंडो दे रखी थी लोगों को, वो सब मिसयूज हुआ है, इसका मतलब है। कितना हुआ है ये तो हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन हुआ तो है, ये बात तो क्लियर नजर आ रही है। हाँ। और जो पॉलिटिकल पार्टीज आवाज कर रही थी सब ठंडी हो गई है। इसका मतलब वो भी काम हो गए, सबके काम हो गए। इसका मतलब वो भी कोई ना कोई रूट से पैसा बदली कर चुके हैं, तब तो आवाज करना ही बंद कर चुके। अब पार्लियामेंट में ये लोग पार्लियामेंट जाम करके रखा, क्या मतलब है अभी? तो 4 लाख 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का, 3 से 5 लाख करोड़ का अंदाजा था कि फेक करेंसी हो सकती है, राइट? पहले शुरुआत में जो अंदाजे लगा रहे थे लोग, और ये भी था कि 3 लाख 4 लाख करोड़ रुपए कम आएंगे, उतनी सरकार की आरबीआई की बचत है। तो अब वो आंकड़ा तो गया, लग रहा है आपके फिगर के हिसाब से तो बिल्कुल लग रहा है। देखिए पिछले हफ्ते का फिगर 11 लाख करोड़ का था। नहीं, वो 11 लाख करोड़ का कोई बोगस फिगर आया था, बाद में रिजर्व बैंक ने क्लैरिफाई किया था 8.45 करोड़ है। हाँ, ये जो फिगर है इनको तो मैं आपको भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि 13 लाख करोड़ का। नहीं, मैं मानता हूँ हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यदि आया है तो सिर्फ सिंपल निष्कर्ष यही है कि जो करेंसी, फेक करेंसी सर्कुलेशन में थी वो एनकैश हो गई है। अच्छा, वो एक्सचेंज हो गई है या वो बैंकों में जमा हो गई है। अब उस पर आरबीआई क्या कंट्रोल कर पाती है ये भगवान जाने, इनका क्या मैकेनिज्म है पता नहीं है। यदि आरबीआई वो करेंसी स्कैन करके बैंकों को जिम्मेवार मानती है तो बैंकों का वापस एनपीए बढ़ जाएगा, लायबिलिटी बढ़ जाएगी, आरबीआई को उतने पैसे देने नहीं पड़ेंगे, तो वो उसको शायद डिविडेंड मान ले। लेकिन ये मुश्किल लग रहा है, मामला बड़ा मुश्किल लग रहा है। वो ऐसा करना बहुत मुश्किल हो जाए। एक चीज जो हम सोचे थे कि चलिए समझो पैसा पूरा जमा भी हो जाता है जितना सर्कुलेशन में था, और जो 2-3 लाख करोड़ बचना था नहीं बचा। अब सरकार के लिए फेस सेविंग एक्सरसाइज, या यूं कहें कि एक सांत्वना वाली जो बात होती है वो ये होती है कि नई आईडीएस स्कीम जिसमें आप 50% डिक्लेयर कर दो, 25% के 4 साल के लिए बॉन्ड ले लो और 25% अभी आप इस्तेमाल कर लो, ठीक है ना। 8 नवंबर के बाद अगर आपने कैश जमा कराया या कराना चाहते हैं तो उसमें अगर लोग डिक्लेयर कर दे तो कर दे। देखिए, मुझे तो इसमें एक
सरकार के तरफ से जो स्टेप्स ली गई है हड़बड़ी में, उसमें कुछ खामियां लग रही है। जैसे ये IDS 2 इन्होंने डिक्लेयर की है, इतनी वाहियात स्कीम डिक्लेयर की है, वाहियात बोल सकता हूं। आप यदि सर्च के टाइम अभी 1 अप्रैल के बाद, 1 अप्रैल 2016 के बाद में सर्च हुई हो अभी तक या अभी के बाद, तो उसमें करीबन आपका 1 करोड़ रुपया पकड़ा गया है और आपने डिक्लेयर नहीं किया। उसके माना नहीं है कि मेरी आमदनी छुपी हुई आमदनी थी, तो इनकम टैक्स ऑफिसर आप पे वो असेसमेंट करेगा। तो तकरीबन आप पे 1 करोड़ के आमदनी के ऊपर 1 करोड़ 90 लाख रुपए का टैक्स लगेगा। तो ये आपको अनरीजनेबलनेस की एक एक्सट्रीम स्टेप बोल सकते हैं हम लोग, एक्सट्रीम। देखिए, एक चीज तक, हद तक तो टैक्स टेररिज्म हम कहते थे, ये गवर्नमेंट का एजेंडा भी है, हम टैक्स टेररिज्म नहीं करेंगे, और अब हम वही एजेंडा पे उतर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कहीं यहाँ खामियां है। मुझे लगता है कि IDS 1 जो इन्होंने सितंबर में क्लोज की थी, जो 45% टैक्स, उस पे 25% डिपॉजिट करके इसको स्कीम को आगे बढ़ा देते थे, आराम से पैसा आ जाता था। लोगों की मंशा भी बन रही थी। बट आप जबरदस्ती सख्ती से ऑल ऑफ सडन ओवरनाइट ऐसा एक टैक्सेशन अमेंडमेंट लॉ 2 का प्रपोजल लेके आए हो, पार्लियामेंट ने अप्रूव ही कर दिया है विदाउट एनी डिस्कशन, 1 मिनट का भी डिस्कशन हुआ नहीं। तो एक ऐसे लग रहा है, माहौल ऐसा बन रहा है कि भाई कुछ जबरदस्ती इंपोज किया जा रहा है। तो ये तो ऐसा होता है कि भाई 30 सितंबर खत्म हुआ, 1 अक्टूबर के दिन सरकार कहती है कि आज से नोट बंद। सिर्फ 7 दिन का टाइम है। जिसको नोट जमा कराना है, ब्लैक मनी है, 50%, 60% जो 45 तक कल था, आज तक का 60 है। देना है दे दो, निकल जाओ, नहीं तो 7 दिन का टाइम कम रहता तो लोगों को कन्वर्ट करने के लिए शायद टाइम भी नहीं मिला। 1978 में हुआ ही था इससे, है ना, 18 दिन का ही था। अब एक चीज सर, आप तो इतने बड़े टैक्स एक्सपर्ट हैं, लोगों को राय देते हैं, ये बताइए, चलिए समझें कि ये जो पैसा जमा हो रहा है, इसमें कुछ IDS वर्जन 2 में अगर लोग डिक्लेयर करेंगे, लेकिन क्या लगता है आपको करेंगे? क्योंकि क्या है, अल्टीमेटली जिस आदमी को IDS में भी डिक्लेयर करना था या जो अभी भी करना चाहता है, वो कब करता है? वो तो आखिरी दिनों तक देखता है, परखता है कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो अभी तक जो पैसे जमा हो गए, उसमें कोई चांस है कि 13 लाख करोड़ में से 3-4 लाख करोड़ भी डिक्लेयर होंगे, या जिनको डिक्लेयर करना वो तो लास्ट में ही करेंगे? देखिए, होता तो ऐसा ही है कि जिसको डिक्लेयर करना वो लास्ट में ही करता है, परंतु पैसा लोगों को, वैसे ही लोगों ने बैंकों में तो जमा कर ही दिया है। अब डिक्लेयर करना है नहीं करना है, डिसीजन उनका है। जरूरी नहीं कि आज का डिक्लेरेशन क्या करना है, तो उसका फॉर्म भी नहीं है आज के तारीख में, कोई फॉर्म नहीं है, कोई सुविधा, खाली स्कीम आई है पेपर पे। स्कीम एक लोकसभा ने पास कर दी है, सो कॉल्ड पासिंग, विच आई डोंट कंसिडर इट टू बी करेक्ट। बट यदि ऐसी स्कीम आई तो उसकी अभी तक तो रूल्स पता नहीं है लोगों को। उसका एक मिनट सर, आपने बात की, इसी बीच वित्त मंत्री बात कर रहे हैं, राज्यसभा में अरुण जेटली साहब बात कर रहे हैं, पहले उनको सुन लेते हैं। प्रयास ये सारा विपक्ष करता है, और विपक्ष का ये प्रयास रहता है, विपक्ष का ये प्रयास रहता है कि 2 मिनट के लिए 0 आवर में विषय उठा दिया जाए, टेलीविजन कवरेज के लिए वो विषय उठे, लेकिन देश की जानकारी के लिए जो विस्तृत चर्चा होनी चाहिए उसकी अनुमति सदन में न दी जाए। सरकार इस प्रकार का जो हथकंडा अपनाया जा रहा है, इसके लिए निश्चित रूप से तैयार नहीं है। चर्चा अधूरी है। अगर विपक्ष में हिम्मत है तो मैं आज भी चुनौती देता हूं कि उस चर्चा को तुरंत आरंभ किया जाए। What do you say about this suggestion? Yes, I am allowing you. I am allowing you, but I am asking you, what do you say about this? Start the discussion immediately. कहने तो दीजिए, Yeah. मुझे कहने दीजिए। Yes, Naresh. मानिए, Yes, Naresh. I love you. कर चुके हैं इस डिबेट में, आप चर्चा में बोल चुके हैं, उस चर्चा को क्यों नहीं कंटिन्यू होने देते? आप उस चर्चा को कंटिन्यू होने दीजिए, तो फिर आप रहने दीजिए। बोलिए। माननीय सभापति, माननीय उपसभापति जी, चर्चा हम लोगों ने मांग रखी थी प्रधानमंत्री जी यहाँ आए, जवाब दें। यहाँ आने की बदौलत मुरादाबाद में प्रधानमंत्री जी ने जो जवाब दिया, मुरादाबाद में जो प्रधानमंत्री जी बोले, वो गरीब को और गरीब बनाना चाहते हैं, अमीर को भी गरीब। ये तो नरेश जी, ये जो
जो सत्ता पक्ष है इसने पूरे देश को विकलांग कर दिया। पूरे देश देश को लाइन में लगाया है। ये माफी मांगे, जब तक माफी नहीं मांगेंगे हम लोग सदन नहीं चलने देंगे, नहीं चलने। तो नोटबंदी के मामले पर अब भी सदन में गतिरोध बरकरार। राज्यसभा में विपक्ष को चुनौती देते हुए वित्त मंत्री आइए बहस कीजिए, लेकिन हमारी बहस ओसवाल साहब के साथ चल रही है इस स्कीम को लेकर जिसमें 13 लाख करोड़ आ गए। सर, अब एक बात तो पक्की है, इसमें किसी को कोई शक नहीं कि ये सरकार काले धन के पीछे बिल्कुल हाथ धोकर पड़ी। ठीक है, वो पढ़ना भी चाहिए। हाँ, पढ़ना भी चाहिए, सही भी है, इंटेंशन पे किसी को डाउट नहीं, सब ठीक है, लेकिन सक्सेस नहीं हो रहे ना आईडीएस हुआ, और अगर इतने पैसे इसमें आ गए तो ये भी नहीं माना जाएगा। तो फिर अब आगे और क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या करेगी सरकार, ये थोड़ा अंदाजा दीजिए। देखिए, कैश कंपोनेंट इन द ब्लैक मनी 5 या 8% ही है। ओके, बाकी का जो ब्लैक है वो सब प्रॉपर्टीज है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी और गोल्ड पे अटैक होगा? बिल्कुल। क्या होगा? देखिए, अभी प्रॉपर्टीज का इन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर ने तो थोड़े दिन पहले कह ही दिया था, कैबिनेट में डिसीजन लिया है कि नेशनल हाईवेज के बाजू में जो प्रॉपर्टीज है उसका सर्वे किया जाएगा, लोगों ने कैसे खरीदी और वो कैसे ट्रांसफर हुई है। ये तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी, तो अभी उसमें कुछ घपला लग रहा है, कुछ स्कैम लग रहा है मुझे भी। और यदि उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो सकती है, तो किसने पैसा बनाया उस पर, तो वो एक बहुत जरूरी है। और उसमें देखिए 99% प्रॉपर्टीज में 2 नंबर के धंधे तो होते ही है। ठीक बात है। 1 नंबर का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड पे आता है और 2 नंबर में ऊपर से पेमेंट हो जाता है। सही है। तो जो ऊपर से कितना पेमेंट हुआ आज तक किसी को पता नहीं चलता है, लेने वाले और देने वाला कोई पता होता है। ठीक बात है। उसका कोई रजिस्ट्री भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं। और रजिस्ट्री भी वही डॉक्यूमेंट रेट से होती है जो गवर्नमेंट की रिकॉग्नाइज्ड रेट है। कई स्टेट्स में तो रेडी रेकनर रेट जो सर्कल रेट है और एक्चुअल ट्रांजेक्शन रेट में काफी डिफरेंस है। और कई स्टेट हमारे जैसे स्टेट है जहां हमारा रेट उल्टा है, ज्यादा है। सही है। सो ये प्रॉब्लम है, इसकी विसंगता दूर करना गवर्नमेंट को डिफिकल्टी लग रही है, मुझे तो डिफिकल्टी लग रही है। तो कुल मिलाकर देखिए, आप जो कह रहे हैं उससे मैं मतलब ये निकालूं कि चलिए आपने नोट तो बचा लिए, ब्लैक मनी सरकार ने तरीका निकाला, लेकिन उसके बावजूद कैसे कैसे जोड़ तोड़ करके आपने बैंक में जमा कर लिए, एक बार बच गए। लेकिन अगर गोल्ड और प्रॉपर्टी में ब्लैक मनी है लोगों के पास, तो वो ज्यादा दिन तक चलेगी नहीं, राइट? इस पे सरकार का एक्शन जरूर होगा। बिल्कुल होगा। 30 दिसंबर को गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने कहा हुआ है कि मैं दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक लाने वाला हूं ये ब्लैक मनी स्कीम बंद होते ही। तो क्या वो सर्जिकल स्ट्राइक आती है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को इस जो लोगों ने जमा किए पैसे, उस पे भी एक सर्जिकल स्ट्राइक नया आ सकता है। उस पे इंक्वायरी ये लोग जरा जोर दम लगा के करेंगे और 2 कानून के अंदर में करेंगे, एक इनकम टैक्स एक्ट में करेंगे और एक बेनामी प्रॉपर्टीज एक्ट में। बेनामी प्रॉपर्टीज एक्ट में सेक्शन 5 में है, मूवेबल और रिमूवेबल प्रॉपर्टी अभी और किसी की है और आपने जमा की अपने अकाउंट्स में, तो क्लियर कट है, आपको नोटिस दे। देखिए, तो वेरी सिंपल, आपकी आमदनी 1 लाख रुपए की है साल भर की, और आप बोल रहे हैं मैं 2.5 लाख रुपया सेविंग कर चुका हूं। अरे 1 लाख रुपए की आमदनी जो प्यून ग्रेड का आदमी है और वो 2.5 लाख रुपया घर में रखता है, तो ये डाउटफुल है बिल्कुल ही, क्योंकि उसके पास उतनी सिक्योरिटी है क्या घर में? पहले तो डर रहा है घर में सिक्योरिटी नहीं, आजू बाजू वाले आके चोरी कर लेंगे। बिल्कुल। तो ब्लैक मनी वालों की खैर नहीं, ये मत खुश होइए, ये मत सोचिए कि ये स्कीम फेल है या इसको इतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन सरकार ब्लैक मनी निकाल के छोड़ेगी, ये मानना है ओसवाल साहब का। शुक्रिया सर इस खास बातचीत में अपनी पूरी राय हमारे दर्शकों को देने के लिए। सो आपका मैं आज के लिए इतना ही। इस ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए कमोडिटी अपडेट।